स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज रेट। स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, बहुत जनरल सा टॉपिक है, लेकिन बेटा एग्जाम में हमारे लिए टॉपिक आ जाता है और हम एक गलती जो कर देते हैं उसे हमें सुधारना है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बेसिकली है क्या। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट दैट मीन्स कि आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसको कन्वर्ट करना है किसी और कंट्री की करेंसी में। तो कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इनटू अदर करेंसी या फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज रेट। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज हम कहते हैं उसको कि फॉरेन कंट्री की करेंसी में अपनी डोमेस्टिक करेंसी को कन्वर्ट करना। अब वो कन्वर्ट किस रेट पर होगी, फॉरेन एक्सचेंज था ना, अब वो किस रेट पर होगी, उस रेट को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब सपोज कीजिए आप डॉलर लेना चाहते हैं, तो डॉलर किस चीज से लेना चाहते हैं, आप इंडिया में हैं तो इंडिया के रुपीस के कन्वर्जन में आप डॉलर चाहते हैं। तो डॉलर कितने पैसे का है, सपोज करो डॉलर 70 रुपीज का है। तो इसका मीनिंग क्या है कि एक डॉलर लेने के लिए आपको 70 रुपीज स्पेंड करने होंगे। तो 70 रुपीज का स्पेंड है आपका, तो क्या हो गया हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट कि रेट हो गया 70 रुपीज, यानी कि एक डॉलर लेने के लिए आपको 70 रुपीज खर्च करने होंगे। तो ये तो एक करेंसी का हुआ। अब कंट्री तो बहुत सारी हैं, है ना, तो उनकी करेंसी भी डिफरेंट टाइप की है। तो बेटा अब हमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की डिफरेंट डिफरेंट करेंसी से इंडियन रुपीज या किसी और कंट्री से किसी अदर कंट्री का, तो मैं तो अब इंडियन कंटेक्स्ट की बात कर रहा हूं तो इंडिया की बात कर रहा हूं। अदरवाइज आप फॉरेन एक्सचेंज रेट को ऐसे भी कह सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ करेंसी फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री इट्स कॉल्ड द फॉरेन करेंसी। अब फॉरेन करेंसी रेट में जो उसका एक्सचेंज रेट है, जैसे मैंने डॉलर का बताया, हो सकता है इसमें दिनार 90 रुपीज की हो सकता है इसमें फ्रैंक 70 रुपए का हो सकता है इसमें हमारे पास यूरो चलता है, तो ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट करेंसी हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट करेंसी में जो कन्वर्जन रेट है उसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब बेसिक क्वेश्चन क्या है, अब ये तो एक जनरल सा पॉइंट हुआ कि व्हाट डू यू मीन बाय द फॉरेन एक्सचेंज रेट, लेकिन इसके बाद जब हम आते हैं क्वेश्चन में तो पॉइंट ये होता है कि ये फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है, कौन करता है इसको डिसाइड। अब जनरल तो ऐसे लगता है भी गवर्नमेंट करती होगी, लेकिन बेसिकली ये बेटा तीन तरह का होता है। एक होता है फिक्स्ड, एक होता है फ्लेक्सिबल और एक होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग। जनरली दो ही तरह का है, वो तीसरा तो इन्हीं का पार्ट है। तो एक फिक्स्ड है और एक फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। तो फिक्स्ड क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट यानी कि मार्केट में आपकी करेंसी उसी रेट पर रहेगी चाहे डिमांड और सप्लाई में कितना भी चेंज क्यों ना आ जाए, कितना भी चेंज क्यों ना आ जाए। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट उसके रेट को डिसाइड कर देती है। फिक्स्ड भाई गोल्ड के कंपेयर में कर देते हैं, पहले गोल्ड पैरिटी के रूप में यूज होता था कि भाई कोई करेंसी, कोई कंट्री अपनी करेंसी के अगेंस्ट कितना गोल्ड रख रही है, तो उस गोल्ड के बेस पर दूसरी कंट्री अपनी करेंसी के अगेंस्ट कितना गोल्ड रख रही है, तो उन दोनों के गैप पर या उन दोनों के बेस पर करेंसी की वैल्यू डिसाइड होती थी। लेकिन उसे भी समाप्त कर दिया आईएमएफ ने 1977 में, बेसिकली कि गोल्ड की जो डिमांड है, अब बताइए हर कंट्री को अगर गोल्ड रिजर्व रखने होंगे इतने सारे, तो फिर गोल्ड कहां से आएगा। तो गोल्ड की डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी, तो गोल्ड के रेट हाई हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए अब दूसरा सिस्टम होने लगा, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके थ्रू सारे जो पूरा वर्ल्ड है वो जुड़ा हुआ है बेटा, देखिए पूरा वर्ल्ड जोड़ दिया हमने आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के थ्रू। तो इसकी एक मीटिंग होती है ब्रिटेन वुड, अमेरिका का एक शहर है, तो इसलिए उसको ब्रिटेन वुड सिस्टम भी कहते हैं। तो कंफ्यूज हो ना, ब्रिटेन वुड सिस्टम। तो ब्रिटेन वुड सिस्टम यानी कि जो कंट्री, जो अमेरिका की कंट्री है उसमें जो ब्रिटेन वुड शहर है उसके अंदर आईएमएफ की मीटिंग होती है और उसके थ्रू उस मीटिंग में एडजस्टमेंट किया जाता है कि किस कंट्री की करेंसी की वैल्यू कितनी होगी। जैसे किसी भी एक कंट्री को आप ले लीजिए, हम जनरली क्या करते हैं कंपेयरिंग में, डॉलर उसका कंपेयर होता है बेटा। तो डॉलर के कंपेयर में हमने देखा कि करेंसी में कितना एडजस्टमेंट है, कितना एडजस्टमेंट है। अब देखिए आपको बताया फिक्स्ड, तो दूसरा नाम इसका जो है वो है पैग्ड, एडजस्टेड पैग सिस्टम। तो ब्रिटेन वुड सिस्टम, देखिए डिफरेंट डिफरेंट नेम में केवल फिक्स्ड के ही बता रहा हूं। तो फिक्स्ड वाले कंडीशन में ही
ये सारा सिस्टम जो होता है ये फिक्स्ड में ही करना होता है, फ्लेक्सिबल में नहीं। फ्लेक्सिबल वाला जो होता है वो तो डिमांड और सप्लाई पर पूरी तरह बेस्ड है, यानी करेंसी की डिमांड और करेंसी की सप्लाई, तो उस पर बेस्ड होता है उसका रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है बेटा, तो अब हम फिर वापस देखते हैं फिक्स्ड में। तो मैंने आपसे कहा ब्रिटेन वुड में, तो ब्रिटेन वुड सिटी के अंदर जो आईएमएफ की मीटिंग हुई तो उसमें क्या हुआ, मैंने बताया पैक्ड एडजस्टमेंट, तो उसे क्या कहा, एडजस्टेड पैक सिस्टम। तो चाहे एडजस्टेड पैक सिस्टम कीजिए, आप ब्रिटेन वुड सिस्टम कहिए, फिक्स्ड सिस्टम कहिए, तो सब सिस्टम एक है और इसमें करेंसी की वैल्यू एक बार डिसाइड हो जाती है और वही वैल्यू बार बार चलती रहती है और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में गवर्नमेंट की परमिशन पर, आईएमएफ के इंस्ट्रक्शन पर उसमें कुछ एडजस्टमेंट होते रहते हैं। लेकिन दूसरा जो है हमारे पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है इसमें डिमांड यानी करेंसी की एक तरफ डिमांड हो गई, एक तरफ सप्लाई होगी, तो करेंसी की जो डिमांड और सप्लाई है उसके बेस पर किसी भी करेंसी की वैल्यू डिसाइड होती है, यानी कि उसके बेस पर उसका रेट डिसाइड होता है। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, फ्री इकोनॉमी। भाई फ्री है, कंट्री की जो करेंसी है वो बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई भी कहते हैं ना हस्तक्षेप नहीं है, इंटरवेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री। यानी कि डिमांड और सप्लाई जहां कट करेंगे वही हमारा पॉइंट हो जाएगा किस चीज का, इक्विलिब्रियम, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट में अब जो थर्ड पॉइंट हमने लिखा है मैनेज्ड फ्लोटिंग, लिखा है ना मैनेज्ड फ्लोटिंग। अब ये क्या है, मैनेज्ड फ्लोटिंग ये सिचुएशन है मेरी कि जब हमारी इकोनॉमी फ्री है, यानी कंट्री कौन से यूज कर रही है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में कई बार क्या होता है कि भाई करेंसी की वैल्यू अचानक बढ़ने लगी। अब सपोज कीजिए हम अपनी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही लेते हैं, अचानक डॉलर की शॉर्टेज आ रही है। अब डॉलर की शॉर्टेज आएगी तो इंटरनेशनल वर्ल्ड का प्रेशर पूरा बढ़ता रहेगा और रुपए की वैल्यू लगातार गिरती रहेगी और डॉलर की वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो कब तक ये एडजस्टमेंट करेंगे। अब फ्री इकोनॉमी का मतलब तो है जितना होता है होने दो। अब इस तरीके से तो किसी कंट्री का पूरा पूरा नुकसान भी हो सकता है बेटा, क्योंकि कई बार ब्लैक मार्केटिंग जो हमारे पास स्पेकुलेटर्स हैं वो जानबूझकर ऐसे रेट्स को डिसाइड करा लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो उस कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारी कंट्री में कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे पास पूरी इंडिया में जितना भी फॉरेन एक्सचेंज आता है उसका कस्टोडियन है, यानी कि उसकी कस्टडी में रहती है सारी फॉरेन एक्सचेंज। दैट मीन्स कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो जो सेंट्रल बैंक है यानी आरबीआई, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट बैंक है, वहां वो करते होंगे, हमारे आरबीआई करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस सिचुएशन में अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी फॉरेन करेंसी को बाहर निकाल देता है, यानी उनकी सप्लाई को बढ़ा देता है जिससे कि करेंसी की वैल्यू रुक जाए। ठीक है ना भाई, रेट बढ़ता रहेगा तो क्या होगा, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा, इकोनॉमी में कहते हैं ना जो स्टेबिलिटी थी वो रिड्यूस होने लगेगी। जब कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं होगी करेंसी में तो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में स्पेकुलेशन आ जाएगा। तो उससे बचने के लिए तो उसे हम कहते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। अब दुनिया इसको क्या कहती है, डर्टी फ्लोटिंग। तो यह भी ध्यान रखना है आपको कि मैनेज्ड फ्लोटिंग, हम तो उसको मैनेज्ड फ्लोटिंग कह रहे हैं, भाई मैनेज कर रहे हैं हम अपने कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू को क्या किया हमने, मैनेज किया। लेकिन दुनिया क्या कह रही है कि डर्टी फ्लोटिंग। क्या है, डर्टी फ्लोटिंग। तो डर्टी फ्लोटिंग को समझना है आपको कि भाई डर्टी फ्लोटिंग क्या है, यानी मैनेज फ्लोटिंग। भाई हमने तो कंट्रोल किया लेकिन दुनिया क्या कह रही है, भाई फ्री इकोनॉमी में तो आपको फ्री छोड़ना चाहिए था, आप उसमें इंटरवेंशन क्यों कर रहे हैं। भाई आग जिसके घर में लगेगी परेशानी तो उसे ही होगी, उसे तो बुझानी होगी। दुनिया तमाशा देख सकती है लेकिन अगर मेरे घर में आग लगी है तो मुझे तो बुझानी पड़ेगी। यदि मेरी कंट्री में मेरे रुपए की वैल्यू लगातार गिर रही है या लगातार बढ़ रही है, दोनों सिचुएशन खराब होती है। ये भी मत सोचना कि बढ़ रही है लगातार, तो चाहे वो लगातार बढ़ रही है चाहे वो लगातार घट रही है, उसको स्टेबल करने के लिए आरबीआई अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का यूज करते हुए उस करेंसी को स्टेबल कर देती है, जिसे हम कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग और अदर वर्ड्स में डर्टी फ्लोटिंग। हो गया कि कंसेप्ट क्लियर, यानी कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल और मैनेज्ड। अब हमारे पास करेंसी में कुछ टर्म्स हैं जो यूज हो रहे हैं और वो टर्म्स हैं बेटा डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन एंड डिवैल्यूएशन, डेप्रीशिएशन एंड डिवैल्यूएशन। तो डेप्रीशिएशन एंड डिवैल्यूएशन ये है क्या। अब डेप्रीशिएशन की अगर हम बात करें तो डेप्रीशिएशन होता है मेरे पास जब करेंसी की जो वैल्यू है वो बेटा मार्केट के कारण है ना, मार्केट के एक्सचेंज रेट के कारण। ये देखिए आप, ये एक्सचेंज रेट बना रहा हूं आपके लिए, देख रहे ना, एक तरफ से डिमांड आती है एक तरफ से सप्लाई आती है और ये जो पॉइंट है
ये मेरे पास आ गया फॉरेन एक्सचेंज रेट यानी इक्विलिब्रियम। ये सप्लाई, ये डिमांड, किस चीज की डिमांड है? ये फॉरेन करेंसी की डिमांड, फॉरेन करेंसी की सप्लाई। तो सप्लाई और डिमांड जहां एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर जो मैंने रेट डिसाइड किया, अब अगर इसमें अचानक करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है, रेट बढ़ जाते हैं, रेट घट जाते हैं। तो रेट बढ़ गए हैं तो एप्रिसिएशन, घट गए हैं तो डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी मतलब इंडिया की करेंसी में जो डॉलर पहले 70 रुपए का था अब वो 65 रुपीस का है, तो इसे हम कहेंगे एप्रिसिएशन। मिस्टेक नहीं करना है, जहां हमें 70 रुपए पे करने पड़ रहे थे उसकी जगह अब हमें देने पड़ रहे हैं 65, यानी हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ी है। तो 70 की जगह 65 दिया तो एप्रिसिएशन। और यदि 65 रुपीस की बजाय 70 दे रहा हूं, यानी मार्केट में रेट है 65 और अब बढ़ गया, बढ़कर हो गया 70, तो ये हो गया डेप्रिसिएशन, यानी कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में डेप्रिसिएशन, रिडक्शन। कंफर्म, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना कि भाई 70 से 65, यानी अब मुझे केवल 65 पे करने पड़ेंगे $1 के लिए, यानी मेरे रुपए की वैल्यू बढ़ गई। और यदि मैं सपोज करो पहले 65 था अब 70 हो गया, तो अब वैल्यू मेरे रुपए की कम हो गई क्योंकि मुझे ज्यादा पे करना है, डेप्रिसिएशन। अब इसमें दो टर्म और ये ध्यान में रख लीजिए, एक होता है डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन जब कंट्री की गवर्नमेंट या उसका सेंट्रल बैंक मिलकर करेंसी की वैल्यू यानी अपनी करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस कराते हैं, ठीक है ना। करेंसी क्या करते हैं? डेलिबरेटली रिड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, ठीक है। किस चीज से? बाय रेजिंग एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट को बढ़ा देते हैं, यानी कि जैसे मैंने आपसे बताया ना कि कोई चीज 75 की 670 की थी, हमने उसे 75 की कर दी, करती है गवर्नमेंट, जिससे कि उसके एक्सपोर्ट बढ़ जाएं। क्या बढ़ जाएं? एक्सपोर्ट बढ़ जाएं। तो इसको हम कहते हैं भाई हमें 70 की जगह 75 देने पड़ रहे हैं। तो पहले तो डेप्रिसिएशन होता जो मार्केट के अकॉर्डिंग होता, लेकिन ये गवर्नमेंट ने डिसाइड करके कर दिया, तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं डीवैल्यूएशन, यानी कि 70 रुपए की जगह आप पे कर रहे हैं 75, 70 की जगह 75, दैट मीन्स डीवैल्यूएशन, बट इट इज बाय द गवर्नमेंट। इसका सेम अपोजिट रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन यहां पर कीमत तो बढ़ा दी गई है, कीमत को बढ़ाया गया है, लेकिन यहां पर क्या होगा? तो रिड्यूसिंग एक्सचेंज रेट। भाई एक्सचेंज रेट को क्या करा है? रिड्यूस किया है। 70 से कितना कर दिया है? 65। तो 70 से 65 कर दिया है तो रिवैल्यूएशन, और 70 से 75 कर दिया है तो डीवैल्यूएशन। मैं बता दे रहा हूं, देखिए 70 से पहुंच गया 75 तो डीवैल्यूएशन, 70 से रह गया 65 तो रिवैल्यूएशन। ऐसे यहां पर आप मान लीजिए कि 70 से 75 कर दिया तो डेप्रिसिएशन यानी वैल्यू रिड्यूस हो गई, और यहां पर 70 से हो गया 75। लेकिन ये दोनों सिचुएशन देख रहे हैं ना, यहां पर फ्री इकोनॉमी, फ्री मार्केट, मार्केट में डिमांड और सप्लाई के कारण ऐसा हुआ, और यहां पर गवर्नमेंट ने ऐसा किया, ठीक है। दोनों में क्लियर हो गया हमारे पास। अब आप देखिए ये फॉरेन एक्सचेंज रेट में, अब यहां पर आप थोड़ा सा अगर समझेंगे कि मैं आपसे कह दूं कि अचानक करेंसी की डिमांड बढ़ गई तो रेट भी बढ़ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास डिमांड बढ़ती है तो रेट बढ़ जाता है, डिमांड कम होती है तो रेट कम हो जाता है। सप्लाई में अपोजिट होता है कि यदि सप्लाई बढ़ गई है तो रेट घट जाएगा, और सप्लाई घट गई है तो रेट बढ़ जाएगा। ध्यान से देखना है, डिमांड इंक्रीज, रेट इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, रेट डिक्रीज, दैट मीन्स कि रेट इज डिपेंड ऑन द डिमांड, और डिमांड के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड हैं। डिमांड इंक्रीज दैट मीन्स की रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज, वाइल द सप्लाई में ये इनवर्स रिलेशन है हमारा कि सप्लाई इंक्रीज दैट मीन्स की रेट रिड्यूस। जब सप्लाई बढ़ जाती है इकोनॉमी में तो रेट कम हो जाते हैं। सेम अगेन कि अगर सप्लाई रिड्यूस हो गई है तो रेट बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो टॉपिक है वो नियर इतना ही है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा माइंड में कभी कभी क्वेश्चन आता है हमारे कि भाई हमें इसकी जरूरत ही क्यों है, हम डॉलर ले ही क्यों रहे हैं। भाई
क्यों जरूरत है हमें डॉलर या फॉरेन करेंसी, क्या जरूरत है? तो वो कभी भी भाई माइंड में थोड़ा सा रख लीजिए कि भाई क्यों जरूरत हो रही है। तो डॉलर की या बाकी चीजों की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है, जैसे किसी भी कंट्री को, हमारी कंट्री को ही नहीं है, दुनिया भर को जरूरत पड़ती है कि भाई हमारी कंट्री के लोग अगर दुनिया के बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डॉलर में ही तो करेंगे। किसी को लोन दे रहे हैं तो डॉलर में ही तो करेंगे। कुछ गुड्स परचेज करना चाहते हैं दुनिया से तो डॉलर में ही तो करेंगे। किसी को गिफ्ट करना है अपने फॉरेन रिश्तेदार को तो डॉलर में ही तो करना है। दुनिया में कहीं घूमने जाना है तो डॉलर में ही तो करना है। ठीक है, स्पेकुलेशन करना है तो डॉलर ही चाहिए। ठीक है बेटा, डोनेशन, गिफ्ट, ये सब चीजें अगर हमें करनी है तो डॉलर चाहिए। अब दुनिया की कंट्रीज को हमारी कंट्री में ऐसा कुछ करना है तो उन्हें हमारा रुपया चाहिए, तो इसलिए हमें फॉरेन एक्सचेंज रेट की रिक्वायरमेंट बार बार पड़ती रहती है। ठीक है बेटा, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट में बस आज इतनी वीडियो में इतना ही हम ले रहे हैं, इतना ही हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, और इससे जरूरी है कि अगर आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो मेरी नई वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू बेटा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।